हेलो दोस्तों। तो मैं लेकर हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो जिसमें हम कवर कर रहे हैं साइंस के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर जो कि आरआरबी एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि हम इसके पहले वीडियो में 1200 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। यदि आप देखे नहीं हैं तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले भी रिपीट हो चुके हैं और आने वाले कल में भी रिपीट होंगे। मतलब आप इन्हें अगले एग्ज़ाम में ज़रूर देख सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी जो एग्ज़ाम होने वाला है या उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकती है, आपकी सिलेक्शन वाली वीडियो साबित हो सकती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1201 नंबर, क्योंकि 1200 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणें भी अभिसारित दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेमी दूरी पर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेमी की लंबी मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेमी की दूरी पर रखा जाए तो अ, मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। ये लंबाई उम्बाई की बातें आप ध्यान न दें, बस आपको दूरी पूछ रहा है, मोमबत्ती की दूरी पूछ रहा है। तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी हम लोग निकाल लेंगे या एफ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। तो 1/v और 1/u दिया हुआ है, तो उससे हम लोग निकाल लेंगे। आह, उससे हम लोग निकाल लेंगे पहले 1/v का मान। और ये जो पूछ रहा है वही पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी 10। आप इसको एक बार एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि निकाला कैसे है। इस ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम लोग पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि बस आपको रखना क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की जगह पे आपको रखना है 1/f। जो पहले 5 सेमी की दूरी पर रखा है वह फोकस दूरी हो जाएगी, और जो वस्तु रखी गई है वह 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे अ, प्रतिबिंब सॉरी प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। आपतन जितना होता है उतना ही परावर्तन होता है, तो 30 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जो फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है और जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। तो 4 गुना प्राप्त करना है, मतलब कि कहाँ पे कितनी दूरी पर है, कितनी फोकस दूरी पर है जिससे उसका वस्तु का आकार 4 गुना हो जाएगा। तो वो होगा 12.5 सेंटीमीटर पर। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो फिर वही वाला फॉर्मूला कि 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, उस पर हम लोग निकालेंगे। तो कह रहा है कि अ, वस्तु की जो दूरी है वह x से मान लेते हैं, तभी तो वस्तु की दूरी का 4 गुना होगा प्रतिबिंब। तो -10 फोकस दूरी हो जाएगा, और u इज इक्वल टू एक्स और v इज इक्वल टू 4x। तो इसको फॉर्मूले पर रख के लगा देंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान आ जाएगा 50/4, और जब 50/4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। किसको अभिसारी दर्पण, तो उत्तल को, क्योंकि अभिसारी जो होता है वो फैलाता है, जबकि अवतल क्या करता है, तो एक जगह अभिसारी करता है और अपसारी फैला देता है। अभिसार मतलब कि बिटोर देना, और अपसार मतलब फैला देना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकल लंबाई सेंटीमीटर में होगी। कितना होगी वो, वक्रता त्रिज्या का क्या होती है, फोकल दूरी आधा होती है, तो हो जाएगा 3.1। ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं, 3.1 सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 3.1। कैसे होगा, तो ये तो आप जानते हैं ना कि r इज इक्वल टू 2f। तो f जब निकालेंगे तो r में भाग दे देंगे 2 का, आ जाएगा 3.1। अगला कह रहा है कि
जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण की आकृति कहाँ बनेगी, मतलब एफ पर रखा जाए और सी के बीच रखा जाए तो इ- वक्रता केंद्र से थोड़ा सा दूर बनेगी। तो वही लिखा है, अनंत पर बनेगी, नहीं अनंत पे तो नहीं बनेगी। फिर कह रहा है कि एफ पर और टू एफ पर बनेगी, सी के बाद बनेगी। हाँ, सी के बाद ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कहाँ बनेगा। एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के बाद ये हमारी एक फोकस दूरी है और ये हमारा सी है, तो इसी के बीच कहीं वस्तु रखी जा रही है, तो यहाँ पे रखी जाती है तो एकदम यहीं पे बनता है, मतलब अनंत और सी के बीच में ये सी है और सी और ये जो अनंत है इनफाइनाइट, इसके बीच में यहीं पे कहीं वस्तु बनेगी, तो इसीलिए सी के बाद ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। कैसा आकार होता है? तो अत्यधिक आवर्धित। अत्यधिक आवर्धित ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अत्यधिक आवर्धित होता है। अगला कह रहा है कि किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उसके अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इसकी स्थिति क्या होगी। जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति पूछ रहा है कि कहाँ पे रखा गया है, तो वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब। आप जानते ही है कि वक्रता केंद्र से पर कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब उसका वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगला कह रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस दूरी, फोकस बिंदु के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है। कहाँ पे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच होगा? नहीं। फोकस पे होगा? नहीं होगा। वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। हाँ, यही ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो मैं बताया था एक क्वेश्चन में ऊपर, वही ऐसा ही घटना इसमें भी होती है। अब कुछ कंडीशन बता रहा है कि अनंत पर यदि वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है अवतल दर्पण में। और कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बिंदु के आकार का बनता है, मतलब छोटा प्रतिबिंब बनता है। फिर कह रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यदि रख दी जाए तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तब प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पर रखेंगे तो उल्टा बनेगा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनेगा। और कंडीशन देख लीजिए, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु के समान के आकार का बनेगा, मतलब जितनी वस्तु होगी उतना ही बनेगा। फिर कह रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि वस्तु हो तो क्या कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। फिर कह रहा है कि वो कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। एक ही बिंदु होता है जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस बिंदु पर रखा जाएगा तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जबकि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, आप उसको भी देखेंगे, कहीं क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आगे कह रहा है कि वक्रता केंद्र वाले अपना अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। कह रहा है कि जो अवतल दर्पण के लिए होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। जब वो कहाँ रखा होगा? तो फोकस फोकस बिंदु पर रखा जाएगा, तो वो कहाँ पर बनेगा? अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। फिर वही उन्हीं चीज़ों को फिर बताया है कि अब अवतल दर्पण में और कौन कौन सी स्थितियाँ, तो फिर से एक बार देख लीजिए। अनंत पे तो फोकस पे बनेगा, अनंत पे होगा तो फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वक्रता केंद्र पे होगा और अनंत के बीच, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा, वास्तविक, उल्टा। फिर वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र के पर ही बनेगा, वस्तु के समान बनेगा। फोकस दूरी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, मतलब जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब बढ़ता चला जाएगा। फोकस पे होगा तो अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। देख लीजिए आ गया छठवां पॉइंट। फोकस तथा ध्रुव के बीच होगा तो कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा होगा और आभासी और सीधा होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? तो आभासी, सॉरी, वास्तविक और समान आकार का।
कहाँ पे रखा जा रहा है, तो अभी आपने देखा ना कि कहाँ पे था, वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र पे जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, तो उसे छेद कहा जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो इसमें क्या करिए, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो फोकस दूरी में मतलब भाग दे दीजिए 2 से। 2 से भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिल चुके हैं, ये सब क्वेश्चन उड़ा देंगे आप एग्जाम में आएगा तो। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, क्या नहीं है कि अवतल दर्पण कहाँ नहीं प्रयोग किया जाता है, तो रियर व्यू दर्पण के रूप में। रियर व्यू मतलब कि पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में, जैसे गाड़ियों में आप देखते हैं तो, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो आदमी समझ नहीं पाएगा, इसलिए रियर व्यू दर्पण में इसका प्रयोग नहीं होता। तो किसका होता है, उत्तल का होता है, अवतल का नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कहाँ बनती है। जब अनंत पे रखा जाएगा हो तो फोकस पे बनेगा। फोकस पे हम लोग ढूंढ लेते हैं, फोकस पे बनेगा वास्तविक उल्टा अत्यधिक संकुचित छवि। हाँ, छोटी बनती है, संकुचित मतलब छोटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी देखे दिया है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आवर्धन से, आवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि आवर्धक शीशा होता है, कैसा होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। आवर्धक मतलब जो बड़ा कर दे, तो बड़ा कौन करता है, उत्तल लेंस। जबकि अवतल लेंस में अधिकतर प्रतिबिंब छोटे बनते हैं, तो बड़ा करने का काम उत्तल लेंस करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोक्सीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मतलब पहले हम लोगों को निकालना होगा एक बटा वो पहले हम लोगों को निकालना होगा प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब निकाल लेंगे हम लोग, उसके बाद जैसे ही हमको पता चल जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, उसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। तो ऊंचाई के लिए क्या होता है, आई अपान में ओ इज इक्वल टू भी अपॉन में यू। तो देख लेते हैं हम लोग, भी और यू दिया हुआ होगा, तो आई और ओ की, ओ को ओ भी दिया होगा या तो, तभी तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, तो भी आई का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो जब मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4 सेंटीमीटर। कैसे निकलेगा, तो इस वाले फॉर्मूले से देख लीजिए, आई अपॉन में ओ इज इक्वल टू भी अपॉन में यू, इस फॉर्मूले पर रख के निकालेंगे। तो 60 सेंटीमीटर दूरी पे दे दिया है, मतलब कि वस्तु रखी है 60 सेंटीमीटर, तो एफ का मान दे दिया है, सॉरी भी का मान दे दिया है। और फिर उसके बाद 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है माइनस यू का मान। अब दो चीज़ें निकल गई, तो अब इससे हम लोग निकाल लेंगे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई निकालेंगे 1.2 आ जाएगा। अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई हो जाती है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 2.4, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया है, 60/30 आ गया है 2.4। 60/30 दिया हुआ था, और एक वस्तु की जो दूरी, वस्तु की लंबाई जो थी वो 1.2, जैसे ओ का मान दिया था 1.2, ऊपर देखिए वहाँ लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होते हैं। आवर्धक मतलब बड़ा करने वाले में, तो क्या होता है, तो इसकी ऑप्शन नंबर डी होगा, फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस अर्थात छोटी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस क्या होते हैं, तो आवर्धक होते हैं, साधारण आवर्धक की तरह काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्रतिबिंब को बड़ा बनाते हैं, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। बाकी दो तो अवतल दिया है तो कट जाएंगे। उच्च लंबाई के, उच्च फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, उच्च की बात ही नहीं है, छोटी वाली की बात है।
कह रहा है कि आभासी और सीधी सीधी छवि की दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी, आभासी और सीधी छवि हो, ठीक है, उसकी आवर्धन क्या होगा? धनात्मक हमेशा होगा। अब हम लोग आ गए प्रकाश के अपवर्तन पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह रंग होता है, कैसा होता है? तो वह होता है बैगनी। बैगनी जिसका अपवर्तनांक क्या होता है? अधिकतम होता है। अरे विबग्योर जब आप देखते हैं तो विबग्योर में बैगनी सबसे ऊपर आता है और इसी का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा मुख्य लेंस के अक्ष पर स्थित होते हैं? तो कौन से बिंदु? तो प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र कहाँ पे होगा? तो मुख्य लेंस के मुख्य अक्ष पर होगा। आवर्तन बिंदु नहीं होगा, आपतन बिंदु नहीं होगा। अपतन बिंदु कहीं भी हो सकता है, आवर्तन बिंदु भी कहीं भी हो सकता है, जबकि प्रकाशिक केंद्र जो होगा, सी का जो वैल्यू होगी, सी जो होगा वह मुख्य लेंस के अक्ष पर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा है। वास्तविक गहराई से क्या है? कम गहरा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए। पानी से भरे स्विमिंग पूल को जब हम देखते हैं तो प्रतीत होता है कि वास्तविक गहराई से कम गहरा है। तो आपको भी कभी स्विमिंग पूल में जाने पे दिखे कि बहुत कम गहरा है, तो आप ऐसा ना सोचें कि वो बहुत कम गहरा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई पड़ता है। कह रहा है कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी देखिए। वह अभिलंब से दूर झुक जाती है या हट जाती है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि सूर्य से आने वाली किरण वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण लगभग आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग होता है। कितना होता है? तो 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर डी। इस पॉइंट को याद रखें कि सूर्य से जो किरणें वायुमंडल में आती हैं अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद होता है। ठीक है, वास्तविक पहले ही हो जाता है जबकि आभासी जो हमें प्रतीत होता है वो 2 मिनट बाद होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो माध्यमों को पृथक करने में इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक के बराबर है। इसके बराबर है तो एक बार देख लेते हैं हम लोग चित्र। तो कह रहा है कि अपवर्तनांक जो होगा वह माध्यम ए का अपवर्तनांक माध्यम बी के सापेक्ष होगा। कितना होगा? तो एक 45 अंश डिग्री दिया है और एक दिया है 30 अंश। तो जब हम 45 अंश और 30 अंश को रखेंगे यानी इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर पे, तो साइन आई अपन में साइन आर, साइन आपतन कोण जो हमारा दिया हुआ है 45, तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है? तो 1/√, हमारा 1/√2 होता है 45 अंश का मान। और 30 अंश का मान हो जाएगा 1/√3। 1/√3 जब हम इसको रखेंगे तो हमारा 1/√3 45 30 1/2 होता है, सॉरी, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी √2, क्योंकि एक समाप्त हो जाएगा और जो 1/2 था वो ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे रह जाएगा। √2 से √2 कट जाएगा, एक √2 बच जाएगा, क्योंकि दो में दो अंडर रूट होते हैं 2। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है कि जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है तो वह हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की दिशा होगी तो क्या होगी? में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कि इसमें क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, मतलब जैसे अभिलंब है उस केंद्र, उस प्रकाशिक केंद्र का, वैसे ही आ रही है तो हवा से होते हुए जल में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की दिशा होगी तो एकदम सेम होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। आप देखते हैं कि कोई अभिलंब पे आती है तो डायरेक्ट अभिलंब से वापस चली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साइन आई अपन में साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? तो अपवर्तनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए।
अभी आपने ऊपर देखा था ना अपवर्तनांक निकालने के लिए, यानी इक्वल टू साइन आई और साइन आई अपन में साइन आर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसे अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण ये सब होता है। तो कह रहा है कि इसको विकल्प हम लोग देखते हैं कौन सा है। हाँ, कह रहा है कि हवा में विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होता है। घनत्व में परिवर्तन होने की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष से संबंधित संबंध किया जा सकता है। तो किससे संबंध, तो ऑप्शन नंबर डी चाल से। ऑप्शन नंबर डी चाल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी बदल जाती है। तो क्या बदल जाती है, चाल बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो किरण माध्यम में की कोण पर आपतित होगी, मतलब अपवर्तनांक दे दिया है। आई का एन का मान √3 दे दिया है। कह रहा है कि साइन 60 अंश आपको दे दिया है अपवर्तित किरण, और कह रहा है कि आपतित किरण 60 अंश दे दिया है, अपवर्तित पूछ रहा है। तो साइन 60 अंश का मान, साइन आई का मान साइन 60 अंश हो जाएगा। तो साइन 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है, क्योंकि साइन 30 अंश का मान होता है 1/√2, तो उसके विपरीत होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2, और उसके बाद हो जाएगा कि कह रहा है कि कितना आ जाए कि √3 का मान वो कट पीट करने पे √3 आ जाए। तो हमारे हिसाब से आना चाहिए लगभग ये आ जाएगा हमारा वो नीचे वाले का मान √3, या तो सॉरी डी ऑप्शन। एक बार देख लेते हैं हम लोग, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। देखिए निकाला भी है कि साइन 60 अंश का मान √3 हो जाएगा, √3/2। और उसके बाद जो साइन आर का मान है वो √3, क्योंकि साइन आर ही निकालना है तो अपवर्तनांक का भाग दे देंगे, और जब भाग देंगे तो आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा 1/2। तो 1/2 किसका मान होता है, तो साइन आर का मान होता है। मैं वहाँ पे साइन 60 का मान जो समझ रहा था 1/2 की जगह 2, 2 नहीं √3 होता है, √3/2 होता है, याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। किसके मान की, तो स्नेल का नियम इसे बोलते हैं, साइन आई अपन में साइन आर वाले को। स्नेल का नियम आप पढ़े भी होंगे 10वीं 12वीं में। कह रहा है कि यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसकी अपवर्तनांक 1.33 है, तो माध्यम की में प्रकाश की चाल होगी। तो माध्यम में प्रकाश की चाल हम लोग क्या करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2.26 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या करेंगे इसमें हो, तो 1.33 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे किसमें, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो आ जाएगा 2.26 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला कह रहा है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, या तो वो अविलंब की तरफ झुकेगा या दूर हटेगा, माध्यम पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि और भी इसके विकल्प क्या है। तो कह रहा है कि हाँ देखिए डी सही है इसका। कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए यह वाला पॉइंट सही है, आप पढ़ते थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। यही क्या होता है, सही होता है। यही पूछा था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब सब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय घटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रकृति प्रतीत होने की परिभाषा को परिभाषित कर सकती है। तो यह हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु
कि विशुद्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों को यादृच्छिक दुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना का द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा, क्योंकि ऊपर उठने वाली हवा से है तो वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा। याद करके बताइए और कमेंट जरूर करिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा और कौन सी एक घटना जो मैं पहले बता चुका हूँ परावर्तित होती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि सूर्य के प्रकाश का बिखरना और तारों का टिमटिमाना। एक बार जरूर इनका जवाब दें आप कमेंट बॉक्स में कि वायुमंडलीय अपवर्तन से और कौन सी घटना रिलेटेड है इन दोनों में से। कह रहा है कि दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है हम लोग देखते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यन क्या होगा, बड़ा होगा। अपवर्तनांक क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा किससे, तो एक से। ठीक है, ऑप्शन याद रखेंगे। क्यों? कह रहा है कि माध्यम ए वाला जो है वह कम होगा और माध्यम बी वाला अधिक हो जाएगा। मतलब कि यन का मान क्या होगा, अपवर्तनांक थोड़ा सा अधिक आएगा किससे, तो एक से। ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी सघन में हम लोग सघन से विरल की तरफ जाते हैं, विरल से सघन की तरफ, तो अविलंब की तरफ किरण झुक जाती है। इसके विपरीत होता है कि यदि सघन से विरल में जाएं तो थोड़ा सा दूर हट जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद माध्यम में प्रकाश की चाल यदि निकालना चाहें तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में अपवर्तनांक। और जब इसको निकालेंगे तो हमेशा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और अपवर्तनांक रखेंगे जो दिया हुआ था। जो भी क्वेश्चन में बता रहा था, क्या दिया हुआ था कि दर्शाया गया उसमें दिया गया। तो अभी जो भी है, जो भी कोड हो वो छोटा है पहले की अपेक्षा में, तो उसको रख लेंगे हम लोग। और जैसे ही अपवर्तनांक निकाल के रखेंगे वैसे ही जो मान आएगा वो हमारा कम आएगा। मतलब एक यन क्या होगा, वो अधिक आएगा। आगे चलते हम लोग। अगला कह रहा है कि बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो बैगनी, बिबगियोर वाले फॉर्मूले पे आप देख लीजिएगा कि बैगनी फिनाला तो किसका सबसे होगा, नारंगी फिनाला, तो नारंगी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिबगियोर आप देख लीजिएगा, बिबगियोर वाले फॉर्मूले पे बैगनी पहले आता है और उसके बाद बैगनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी ऐसे आता है, तो नारंगी लास्ट में आएगा। उसके बाद रेड सबसे लास्ट में आता है, तो नारंगी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि रात्रि में तारे के टिमटिमाने के कारण दिखाई देते। देख लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया हो वही किसके, तो वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो अभी वो भी घटना वायुमंडलीय अपवर्तन की थी, यह भी घटना है तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कह रहा है कि यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो होता है क्या? प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है कि जल में डुबोए जाने पर कोई क्षण पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चपटी हुई प्रतीत होती है। यह एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? प्रकाश अपवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष जैसा देखा जाता है। यह इसका अर्थ है कि क्या है कि सूर्य में रोशनी बहुरंगी है, मतलब बहुत सारे रंग है, 7 रंग होते हैं, आप जानते ही हैं। तो वही 7 रंग क्या होते हैं, अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष का आकार ले लेते हैं बारिश की बूंदों से अपवर्तन के कारण। कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे का आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी होती है और यह आभासी स्थिति के परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो किसके परिणाम स्वरूप? तो अभी आपने देखा था कि अपवर्तन के परिणाम स्वरूप। तो यह आभासी स्थिति अस्थाई होती है, बदलती रहती है। तो आप जानते हैं कि बदलती रहती है तभी तो, नहीं तो बदलेगी नहीं तो कैसे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, सही जवाब हो जाएगा। मतलब ऊंची होती है और बदलती रहती है, इसीलिए 2 को छोड़ देंगे हम लोग, 2 को कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा बदलती रहती है और ऊंची पे होती है, मतलब वास्तविक स्थिति थोड़ी सी ऊंची पे होती है, या ऊंची होती है या बड़ी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि वास्तविक सूर्योदय 2 मिनट पहले सूर्य का दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के
लगभग 2 मिनट बाद सूर्य का दिखने के कारण किसकी जिम्मेदारी ठहराई जा सकती है? तो अभी आपने देखा था वायुमंडलीय अपवर्तन की जिम्मेदारी। 2 मिनट वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है जिसके कारण 2 मिनट लेट दिखाई देता है, मतलब 2 मिनट देर सूर्यास्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश का अपवर्तन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, अस्त होते हुए सूर्य के लाल रंग। अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग जो होता है वह होता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, जबकि यह दिया हुआ है प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश के अपवर्तन में इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तारों का टिमटिमाना होता है, मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण होता है। सब प्रकाश अपवर्तन की घटना है। कह रहा है तारों के चमकने के पीछे या टिमटिमाने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो क्या सिद्धांत है? आप अभी ने पढ़ा है कि अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन जिसमें भी होगा उसे क्लिक कर देंगे। तो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप सितारों की छवि स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि एक चम्मच जो कि टेढ़ा दिखाई देता है, जिसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन के कारण, प्रतिबिंबन के कारण, धारण केंद्र बिंदु। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, बी ही होगा। देखिए, अपवर्तन के कारण क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। जैसे पानी में आप डाल के देखिएगा, थोड़ा सा दिखेगा कि वो टेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो वही चम्मच जब टेढ़ा दिखाई देता है तो अपवर्तन के कारण होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से हीरे की चमक किसके योगदान नहीं है? तो हीरे का चमकना किसका योगदान नहीं है? तो कह रहा है कि हीरे का चमकना निम्न अपवर्तक सूचकांक का परिणाम नहीं है, इसका योगदान नहीं है। बाकी बिखराव का है। कह रहा है कि उच्च अपवर्तक सूचकांक यह भी है, कुल आंतरिक परावर्तन का यह भी है। ऑप्शन नंबर डी ही सिर्फ इसका गलत जवाब होगा। हीरे का अपवर्तनांक सूचकांक, निम्न अपवर्तनांक सूचकांक, यही इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्त, एक आपका सपोर्ट ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, आपकी तैयारी को एक नई ऊंचाई देने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि हम लोग भी एक नया प्लेटफॉर्म, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, और वो भी फ्री का प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करा सके। हर तैयारी एक दिन आपके लिए फ्री हो सके, 1 रुपये भी आपको ना देना पड़े। तो चलते हैं आगे।